आदाब नाज़रीन, आज हम आपका तारुफ ऐसी शायरा से करवाने जा रहे हैं जिनकी शायरी बेहद खूबसूरत, पुरअसर और पुरसोज है। इनका हर शेर पढ़ने वाले के दिल पर असर करता है और एक ही लफ्ज़ ज़बान से निकलता है, वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, आप हैं बेंगलोर के अदबी हलकों में एक जानी पहचानी शख्सियत, एक मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा सुधा दीक्षित जी। सुधा दीक्षित जी वसीला उर्दू टीवी में प्रोग्राम शख्स और शख्सियत में मैं डॉक्टर इफ़त फरीदी आपका इस्तकबाल करती हूँ। और ये प्रोग्राम हम आपके एक शेर से शुरू करते हैं। अब तुम्हारे बिन अकेलेपन को हमदम रोएं क्या, अब तुम्हारे बिन अकेलेपन को हमदम रोएं क्या, तन्हा तो तब भी थे हम जब तुम हमारे साथ थे। अब तुम्हारे बिन अकेलेपन को हमदम रोएं क्या, तन्हा तो हम तब भी थे जब तुम हमारे साथ थे। तन्हा तो हम तब भी थे जब तुम हमारे साथ थे। सुधा दीक्षित जी, आपकी शायरी का आगाज़ कब और कैसे हुआ, प्लीज़ हमें इस बारे में बताएं। देखिए, शायरी तो नहीं, लेकिन हाँ, कविता मैं बचपन से लिखती हूँ। बचपन उस ज़माने में न टीवी होता था, न हम कहीं जा पाते थे, तो अगर आपको संगी साथी नहीं है तो थोड़ा अकेलापन। अब जैसा कि सुमित्रा पंत नंदन पंत ने तो ये कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, मेरे हिसाब से एकाकी होगा पहला कवि भी लागू होता है। जो बच्चा अकेला है, बच्चा या बड़ा, उसके अंदर से कविता निकलने लगती है। हाँ, मेरे फादर और मेरे चाचा लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और मेरे फादर, उन लोग को शेर व शायरी का शौक था। तो मेरा पहला प्यार तो गालिब है। बच्ची थी, समझ में कुछ नहीं आता था। समझ में कुछ नहीं आने से मतलब कि लफ्ज़ों के, अल्फाज के मीनिंग नहीं मालूम थे, लेकिन पूरे शेर का मतलब, मफहूम समझ में आ जाता था। उसका जो दर्द था, उसके पीछे जो तड़प थी, वो समझ में आ जाती थी। और बस उसके बाद पहले तो पढ़ते ही थे, सुनते थे, और उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी कोशिश की और इस तरीके से शायरी लिखनी शुरू कर दी। बुनियादी तौर पर आप हिंदी की शायरा हैं, मगर उर्दू ज़बान आप बहुत रवानी और महारत से इस्तेमाल करती हैं। इतनी शाइस्ता और खूबसूरत उर्दू आपने कहाँ से सीखी, कुछ हमें इस बारे में बताएं। उर्दू के मामले में मेरे गुरु मीर और गालिब ही हैं, यही कहूँगी, और उनके बाद जो बड़े बड़े शायर हुए वो, क्योंकि मुझे शायरी पसंद थी। तो शुरू में तो यही था कि बस शेर सुन लिया और वो दिल को छू गया, लेकिन आगे चल के कोशिश ये रही कि उसको पूरी तरह समझा जाए, उसको आधा अधूरा ना समझ के। और जाहिर है कि उसमें जो भी मुश्किल लफ्ज़, अल्फाज थे, उनको जानने की कोशिश की। डिक्शनरी तो नहीं थी, अगर उर्दू की डिक्शनरी थी तो मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। लोगों से पूछते थे, एक नहीं बता पाता था तो दूसरा बता पाता था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं, और इत्तेफाक की बात यह है कि शायरी की किताबों में जो देवनागरी में लिखी होती हैं, उसमें नीचे उनके लफ्ज़ों की मीनिंग दिए होते हैं। उनसे बहुत आराम रहा, उनसे बहुत ज़्यादा मुझको मदद मिली। ये ज़रूर है कि एक बार में वो सारे अल्फाज याद नहीं हो जाते, सारे मीनिंग, लेकिन हाँ, अगर आपको शेर पसंद है तो फिर उसके मायने भी समझ में आ जाते हैं। मतलब आपने खुद ही कोशिश करके खुद कोशिश और उर्दू की, को, हाँ। उर्दू सीखा एक, हाँ, यही कह सकते हैं। हालांकि मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती, लेकिन उर्दू बोलना एक वो बन गया था कि रोज़ एक नया लफ्ज़ सीखना है उर्दू का। यानी कि आपने खुद कोशिश करके खुद उर्दू सीखी। हाँ, बस, और शेर व शायरी से सीखी, और किसी तरह से। बहुत खूब। सुधा जी, आपकी शायरी की बहुत ही ख़ास बात जो है वो है दर्द।
इतना दर्द आपने कहाँ से समेटा है? आपके कलाम में एक खलिश, एक रंज की निशानदेही करता है। क्या अपने मद्दाहों को इस गम में शामिल करना चाहेंगी? जैसा कि मैंने पहले कहा कि बचपन बड़ा अकेला था, और बचपन ही नहीं, उसके आगे भी, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बहुत होते थे। अब खाली बैठे दिमाग क्या करेगा। फिर शेर और शायरी, कविता का शौक, गालिब की शायरी मुझे ख़ास तौर पर बहुत अच्छी लगती थी, और गालिब की शायरी में जो दर्द है वो तो सब जानते हैं। उस दर्द ने मुझे कहीं छुआ, और जब मैंने खुद लिखने की कोशिश की तो ये कहिए कि वो दर्द मैंने उधार लिया गालिब से। और हर आदमी के अंदर एक दर्द होता है, एक अकेलापन होता है, तो उधार लिया तो इस सेंस में कि मुझे शायरी अच्छी लगी और मैंने शायरी करने की कोशिश की। लेकिन दर्द तो अपना ही होता है, जो एक हर इंसान के अंदर होता है। उसको कुछ अल्फाज, कुछ स्टाइल जिसे कहना चाहिए, लिखने का एक तरीका, वो इन शनासाओं से मिला है, इन बड़े बड़े शायरों से मिला है। वो आपका अंदाज और बयान और स्टाइल उसी एक तरह का वो बन गया है। हाँ, आप यही कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पुराने शायरों में वो बात ज़्यादा नज़र आई। नए शायर भी बाद में मुझे अच्छे लगे, जैसे फैज़ हैं, अहमद फराज हैं। देखिए, दर्द तो सभी महसूस करते हैं। हम चूँकि रेस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई था, जैसा कि आम तौर पर लोग पूछते हैं, लेकिन जज्बात तो आदमी के अंदर होते हैं। हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हीरो पसंद आ जाता है, किसी का अफसाना पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें हीरो पसंद आ जाता है, और एकाएक आप महसूस करने लगते हैं कि वहाँ जो हीरोइन है वो नहीं है, वो आप हैं। और बस वो हीरोइन उपन्यास में, अफसानों में क्या सोचती है वो अपनी जगह है, फिर वो सोच हमारी बन जाती है, उसका दर्द हमारा दर्द बन जाता है, और वो शायरी लिखे ना लिखे हम ज़रूर लिखने लगते हैं, इसलिए उसमें वो दर्द आ जाता है। सुधा जी, हिंदी के अलावा आप इंग्लिश में भी शायरी करती हैं, जो अच्छी बुलंद पाई की है। इस तरह आप उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों ज़बान पे आपकी महारत हासिल है, तो इन तीनों ज़बानों में आप किन कलमकारों से बहुत मुतासिर हुई हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली शायरी से पहले हिंदी में महादेवी वर्मा ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, खासकर उनकी वो कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिट आज चली। पूरी कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बादल का नीर भरी दुख की बदली, आँख में जो आंसू आते हैं वो पानी बादल में है, और जो कवियत्री है वो अपने आप को उसके बराबर रखने की कोशिश कर रही है। और बादल जो है वो उमड़ता है, वो परमानेंट नहीं है, और फिर ख़त्म हो जाता है, बरस जाता है या चला जाता है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिट आज चली। वो मिटना खाली बादल का मिटना नहीं होता, वो हमारा अपना भी मिटना होता है, आदमी फानी है। इंग्लिश में जब पढ़ना शुरू किया, एक्चुअली हिंदी के बाद फिर वो उर्दू शायरी में आ जाते हैं, फिर वहीं गालिब पे, खासकर उनका ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अभी और जीते रहते यही इंतज़ार होता। आपने ठीक है। या फिर मोमिन का वो, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब कोई तुम तो कोई नहीं है, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो किसी ना किसी को अपने साथ महसूस करते हो। वो इमेजिनरी है लेकिन कहीं बहुत सच है। तो जिसे वो उर्दू वाले इश्क हकीकी और इश्क मजाज, हाँ इश्क हकीकी में इश्क मजाज बोलते हैं, तो उस तरीके से
और आगे चल के जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तो मुझे शैली, पर्सी बिसी शैली ने बहुत वो किया, मतलब वही मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे दर्द की ही शायरी पसंद थी। पढ़ा तो वर्ड्सवर्थ को भी है और लोगों को भी है, कीट्स को भी, बायरन को भी, लेकिन शैली का, जिसका शायद मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, our sweetest songs are those which tell of saddest thoughts। तो ये सबसे मधुर वो गीत जो हम प्यार की धुन में गाते हैं, प्यार की धुन में गाते हैं। सही बात है आपकी। अब इस टाइम तो मैं कोट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जिस किसी ने भी जिस भाषा में दर्द की शायरी की, मुझे वही भाई है। मैं यहाँ पे एक शेर सुनाना चाहूंगी। उस शेर के मायने तो सिर्फ यह है कि कई बार हम चांस मिस कर देते हैं, यू मिस द बस, और वो एक गफलत में हो जाता है। ये नहीं कि हम जानबूझ के कुछ करते हैं उसको। अब शायरी में आप बस मिस कर दी तो नहीं कहेंगे, उसको कुछ इस तरह से कहेंगे, छटपटाहट उस लम्हे की कुछ ना पूछ, वो जो तड़प है, छटपटाहट उस लम्हे की कुछ ना पूछ, आंख पल भर को लगी तकदीर आकर लौट गई। आंख पल भर को लगी, आंख पल भर को लगी तकदीर आकर लौट गई। तो ये मेरा एक पसंदीदा शेर है। बाकी तो जो है थोड़े बहुत। अभी तक आपकी कितनी किताबें शाये हो चुकी हैं और आपकी शायरी और आर्टिकल्स कहाँ कहाँ छप चुके हैं, कुछ इस बारे में बताइए। ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जमाना था जब हम शर्माते थे किसी को सुनाने में, पढ़ाने में, खासकर पेरेंट्स को, कि उनके आगे ये इश्क और मोहब्बत की बातें। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर खासकर जब कोई नहीं है, हाँ। और आप कहें तो लोग कहेंगे अरे कौन है भाई तो वो तो बर्दाश्त नहीं होता। और उनसे ये कहो कि हमने इमेजिन किया, कल्पना की, तो ये कौन सी कल्पना है भाई तो छिपा के रखते थे। तो था ये कि भाई बहुत कुछ लिखा और छुपा के रखते रहे। हाँ, एक वक्त आया कि जब ये एक्सपोजर हुआ आपके ऑनलाइन कंप्यूटर आने से, उसमें हम एड्रेस करते हैं अजनबी को जो हमें नहीं जानता, और वहाँ आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो उस तब हमने सोचा कि जो भी पुराना है और कुछ नया लिखा है उसको इकट्ठा किया जाए। तो बस रिसेंटली एक गजलों की किताब छपी है, दश्ते तन्हाई, और उससे कुछ टाइम पहले, वो कुछ वक्त पहले, इंग्लिश पोइट्री की एक बुक छपी है मेरी, द लोन वॉन्डरर। वो भी अकेलेपन का ही है, द लोन वॉन्डरर। लेकिन हाँ, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, जिसमें वो लोग मंगाते हैं, या तो चैलेंज देते हैं या कोई थीम दे देते हैं, और हम भेजते रहे, और जो विनर्स उसमें होते हैं, जहाँ भी कहीं उन्हें पसंद आया, तो उन लोगों ने सभी ने एंथोलॉजी निकाली, और मेरे ख्याल से 40-50 ऐसी किताबें हैं, जिसमें मेरी एक एक किताब में 3-3, 4-4, 5-5 कविताएं हैं। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा हैं, हिंदी में भी काफ़ी हैं। अभी रिसेंटली भारत के कलमकार करके एक पुस्तक निकली है कविताओं की, उसमें करीब 6-7 कविताएं हैं मेरी हिंदी। तो और बाकी तो जिसे आप कहना चाहिए कि जो हाँ, एक और मैं कहना चाहूँगी कि एक पिक्टोरियल पोइट्री करके एक नया जॉनर निकला है, जिसमें कि तस्वीर बोलती है। उसमें भी मेरी कविता करीब 4 वो उन्होंने कॉफ़ी टेबल के नाम से, एंथोलॉजी ना करके कॉफ़ी टेबल के नाम से बनाई है। एक पेज पे कविता होती है, दूसरे पे उसी के साथ की पिक्चर होती है। तो इस तरह से आपको सोशल मीडिया ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जो छुपा हुआ था सारा आपका कलाम, वो सोशल मीडिया में आने के बाद एग्जैक्टली हाँ, सही बात है। और वो अभी तक 4 बन चुकी हैं मेरी कॉफ़ी टेबल बुक्स, जिसमें मेरी कविताएं एक आध मोस्टली इंग्लिश की, जो वो कॉफ़ी टेबल बुक जो है वो इंग्लिश की कविताओं की है, और वो उसमें छपी है। और इसी पिक्टोरियल पोइट्री के ही उससे, अगर ये सामयिक है, अगर एक बुक आने वाली है 25 वंडरफुल विमेन ऑफ द वर्ल्ड,
उसमें मैं कहूँगी। माशाल्लाह, मुबारकबाद। मुबारक, शुक्रिया। कांग्रेचुलेशंस। वही चीज है, कैसे मायूस ना हो देख कर कदमों के निशान, कैसे मायूस ना हो देख कर कदमों के निशान, वो आके लौट गया और हमें पता न चला। वो आगे लौट गया और हमें पता पता नहीं नहीं चला। वाह, बहुत खूब। आपकी शायरी और आपकी शख्सियत में जबरदस्त तजाद दिखाई देता है, हाँ, ये कई जो लोगों कि ने कहा। बहुत नुमाया है। एक तरफ आपकी शायरी इस कदर पुरसोज और पुरदर्द है, और दूसरी तरफ आपकी शख्सियत में मुस्कुराती, खिलखिलाती, मस्तियाँ लुटाती, महफिलों की रौनक और एक दिलकश और खुशबाश धजी दिखाई देती है। हाँ, वो मैं यही कहूंगी कि जैसा कि आपने पहला सवाल एक किया था कि दर्द है कहाँ से आया, तो दर्द हर एक के अंदर होता है और हम महसूस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए, किसी खास शख्स के लिए महसूस करें और जिसे कहते हैं ना कि बस जिंदगी बेकार हो गई, मजनू बन गए या लैला बन गए, ऐसा नहीं होता है। हम जिंदगी के दूसरे पहलू भी होते हैं। जो अकेलापन था जिसने शायरी या कविता को जन्म दिया, वो एक पहलू था। लेकिन स्कूल कॉलेज में गए तो वहाँ डिबेट भी बोलते थे, स्टेज पे जाकर के एक्टिंग भी करते थे, अभिनय में रंगकर्मी भी रहे। जिसे कहना चाहिए साहित्य की, कल्चर की जितनी विधाएं हैं, हर एक में कोशिश रहती थी कि हम ये भी करें, हम वो भी करें। तो जो अपनी पर्सनैलिटी थी, जो अपना वजूद था, वो एक बहुत जिंदा दिल रहा। हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, और हम किसी से कम नहीं और किसी से पीछे भी नहीं। ठीक है, दर्द की शायरी है, लेकिन हम उसमें मरने वाले नहीं हैं। सही। हंसते हैं और हंसते रहते हैं। हाँ, कई जगह ये भी होता है कि दर्द को छिपा के हंसते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दर्द ही दर्द है और हंसी नकली है। नहीं, वो नकली नहीं है, वो असली है। जैसा कि आपने बताया था कि हाँ। आप आगे पढ़ना चाहती थी और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, फिर आपकी शादी हो गई और आपकी तालीम रुक गई, जिसका आपको हमेशा मलाल रहता है। कहीं ये वो दर्द तो नहीं है जो अनफुलफिल्ड आपके एम्बिशंस थे, वो पूरे नहीं हो पाए? हाँ, कहीं उसका दर्द है अंदर? वो है, और है तो नहीं कहूँगी, था, और तब बहुत था। उसमें भी बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि वो भी एक तरीका था दर्द का। खैर, वो उस वक्त क्योंकि पढ़ना चाहते थे, शादी हो गई, और जैसा कि आम तौर पर औरतों के साथ होता है कि शादी हो गई तो चूल्हे चौकी में पड़ गए। आप पढ़ना लिखना भी चाहें, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी बेहद शौक था। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मेरी किताबें रही हैं, लेकिन हर कोई ये कहता था कि अरे ये काम करो, घर का काम करो, ये चीज़ तो मायूसी तो होती थी, वो भी एक दर्द था। तो हम हमेशा किसी शख्स के लिए ही नहीं महसूस करते हैं। किसी भी किस्म का दर्द आता है, उसको हम सब्लिमेट कर देते हैं, उसको एक दूसरी तरह से। क्योंकि ये तो हम नहीं लिख सकते कि हमें दर्द हो रहा है क्योंकि हमें खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा और हमें खुद को भी खाना है। लेकिन उस बात को लेकर के बाद में फिर ये सोचा कि जो बीत गया तो बीत गया, उसको छोड़ो। अब जो है, अगर हम लिख रहे हैं तो क्यों ना इसी को आगे बढ़ाया जाए। और इत्तेफाक से प्लेटफॉर्म भी मिलने लगा, सोशल मीडिया ने बड़ी मदद की मेरी। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है, वो था, अब नहीं है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिंदगी को जीने का एक हमारा अपना तरीका है। दर्द अपनी जगह है, जिंदगी जीना, जिंदगी में बहुत कुछ करना। जब नाचने का वक्त आता है हम नाचते भी हैं, गाने का आता है तो गाते भी हैं, अभिनय का, एक्टिंग का आता है तो वो भी करते हैं, तो क्यों नहीं। रोने पीटने से ही तो नहीं होता है। और इसके लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूँगी कि जब कहीं से दर्द मिला है, हमने एक कोशिश ये रही है कि उसको डिफाई करें कि अरे हाँ है तो क्या होगा, हम मर तो नहीं जाएंगे इसके लिए। इसमें मैंने एक लिखा था, कुछ ज्यादा और दर्द दे मुझे ए जिंदगी, कुछ ज्यादा और दर्द दे मुझे ए जिंदगी, इनसे ही मिला है ज़र्फ और हौसला मुझे। वाह, बहुत खूब। इनसे मिला है ज़र्फ
और हौसला मुझे। बहुत बढ़िया। तो मतलब इस तरीके से कहीं से चोट लगती है, कहीं से दर्द उठता है, कहीं से मायूसी होती है, तो जिसे कहना चाहिए कि उस दर्द को हम पेपर पे उतार देते हैं। वो एक तरीका है खुश होने का। तो जो खुशी है वो जेन्युइन है, वो असली है, नकली नहीं है, क्योंकि जो अंदर कड़वाहट थी वो बाहर कागज पे आ गई। बहुत वही। हाँ। हालांकि इंग्लिश की बात पे मुझे वो याद आया, किसी ने पूछा यही दर्द के बारे में, तो मैंने कहा द पेन आई फेल्ट is frozen and buried in my heart. The pain I felt is frozen and buried in my heart. The way I laugh and smile is an art. बहुत खूब। लेकिन ये हमेशा आर्ट नहीं है, ये सही भी है। मैं बहुत खुश रहने वालों में से हूँ। बिल्कुल, वो तो सब जानते हैं, जितने लोग आपको जानते हैं वो सब ये भी जानते हैं, लेकिन वो कहीं हैरान भी होते हैं कि शायरी आपकी बहुत मुख्तलिफ है और आपकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ है। तो जिंदगी कट ही रही थी, हम सफर जहाँ था तो क्या। कभी कभी हम अकेले ही चलते हैं, नहीं होता हम सफर। तो जिंदगी कट ही रही थी, हम सफर न था तो क्या। तुमने तो आकर सफर ये और तन्हा कर दिया। तुमने तो आकर सफर ये और तन्हा कर दिया। बहुत खूब। देखिए कितना दर्द है इसमें, कितना दर्द है। वो है वो है। अच्छा सुधा जी, शायरी के अलावा आपको और क्या क्या शौक है? हाँ, मुझे पेंटिंग का शौक है, मैं चित्र बनाती हूँ। मैं इस बात को इस तरह कहूँगी कि जो मैं अल्फाज पेपर पे कागज पे उतारती हूँ वो मेरी शायरी होती है। कभी कभी बहुत सी बातें हम नहीं कह पाते, उसको जब मैं रंगों से कैनवस पे उतारती हूँ वो मेरी पेंटिंग होती है। मेरी पेंटिंग में आपको मेरा रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। जो मेरी किताब गज़लों की छपी है दश्ते तन्हाई, उसका जो कवर पेज है वो मेरी अपनी पेंटिंग है। The way I laugh and smile is an art. उसका मैंने एक बार शेर भी लिखा है। ये हंसी का पैरहन मैंने यूं संजोया है, ये हंसी का पैरहन मैंने यूं संजोया है, दाग जख्मों के मिटाए आंसुओं से धोया है। दाग जख्मों के मिटाए आंसुओं से धोया है। बहुत जबरदस्त। सुधा जी, आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बताएं। फैमिली लाइफ शुरू से बताऊं? हाँ, शुरू से। बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। फादर हाई कोर्ट जस्टिस थे और जैसा कि उस ज़माने में होता था, हम 8 भाई बहन थे, 4 बहनें 4 भाई। वो इत्तेफाक यह है कि मैं बीच में थी, बहनें ज़्यादा बड़ी थी और भाई लोग छोटे थे, तो मैं अकेली पड़ जाती थी। जिंदगी जैसा कि एक ऑफिसर के घर में होती है, आराम से कट रही थी। इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे फादर बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, तो पैसा ज़्यादा नहीं था, रुतबा था, फैसिलिटीज़ थी, चपरासी थे, कुक था, हमें कभी घर में काम नहीं करना पड़ा। लेकिन कपड़े साल में होली दिवाली पे ही बनते थे। साल में एक ही बार स्कूल जाने के टाइम पे जूते मिलते थे, बीच में हम चाहें कि कोई बढ़िया फैशनेबल चप्पल या सैंडल खरीद लें, वो नहीं मिलती थी। तो पैसे के हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि हम गरीबी में ही गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रुतबा और फैसिलिटी, बैठे किताब पढ़ने का शौक था, खाने को एक बार कम मिले, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में घर में गाय भैंसें होती थी, खेती होती थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, खाने को मिले ना मिले, किताब पढ़ने को मिल जाए तो बहुत है। तो ये तो वो हुआ, और उसमें एक एम्बिशन, साथ में कल्चरल। मेरे फादर को, हम लोग जब मेरठ में थे तो उस ज़माने में, मेरठ ही नहीं इलाहाबाद में भी हर जगह साल में एक बार एग्जीबिशन लगती थी। आजकल तो हर तीसरे दिन या हर महीने लग जाती है। उस ज़माने में
एक ये इवेंट होती थी कि 1 महीने की एग्जीबिशन शहर में लगेगी और उसमें 10 दिन का कल्चरल प्रोग्राम होगा। एक दिन क्लासिकल और लाइट म्यूजिक का, डांस का, म्यूजिक का, कव्वाली का, शेर व शायरी का, मुशायरे का, कवि सम्मेलन का। हमारे फादर चूँकि खुद शेर व शायरी और कविताएं और लिटरेचर के बहुत शौकीन थे, वो हमको ले जाते थे और कहते थे कि रोज़ रात को ये सब देखो, ये कल्चर की ये एजुकेशन तुम्हें कोई स्कूल, कोई मदरसा नहीं देगा। इत्तेफाक की बात यह है कि ये प्रोग्राम उस ज़माने में फरवरी के महीने में होते थे, एंड ऑफ फरवरी, और मार्च में हम लोग के एग्ज़ाम टाइम होता था। तो कई बार और ये भी था कि वहाँ प्रोग्राम का टाइम 8 बजे भले ही दें, आजकल भी यही होता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम टाइम पे वक्त पे नहीं शुरू होता, तो 10 बजे शुरू होता था। अब 10 बजे शुरू होगा तो रात के 1-2 तो बजे गई। तो हमारे पिताजी जो खुद जल्दी सोने वाले थे, गाड़ी में भर के हम बच्चों को बिठा देते थे। ये खुशकिस्मती थी हमारी कि हमें फ्रंट रो मिलती थी, ऑफिसर की बेटी होने के नाते। बच्चे, बेटी नहीं, हम 8 भाई बहन, तो वो अच्छी जगह होती थी बैठाने की। वहाँ पे बैठा के और 11 बजे तक अब्बा जान तो घर चले जाते थे। ड्राइवर को बोलते थे 2 बजे से पहले बच्चों को मत लाना, पापा कल सुबह पेपर है। क्यों? साल भर क्या किया? साल भर पढ़ाई की ना, ये चीज़ सीखो। अब ये होती ही फरवरी में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम तुम्हें पता है कि मार्च में होते हैं, पूरा साल पढ़ो। इसको मिस कर दिया तो ये साल में कोई नहीं पढ़ाएगा। और मैं समझती हूँ एक बड़ा सही वो था उनका। सारी रात जाग करके हम लोग 2 बजे जब घर जाते थे तो सोते सोते भी कुछ टाइम लगता है, सुबह 7 बजे उठ के पेपर देने जाते थे। लेकिन आगे चल के हमें उससे कोई वो नहीं हुआ। फ्रैंकली ये मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि ज़बरदस्त कंट्रोल था, साल भर पढ़ते थे हम। लेकिन आगे चल के जितना फ़ायदा हमें इस कल्चरल प्रोग्राम से हुआ, उतना हमें उस पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई से कभी नहीं हुआ। तो मैं सब कहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी अपने आप में। फिर अलीगढ़ से बीए किया। अलीगढ़ भी एक सेंटर है कल्चरल उसका। लखनऊ से मैंने इंग्लिश में एमए किया। और एमए करने के बाद जहाँ मेरी सहेलियाँ, सखियाँ, बड़े इवन लड़के लोग जो हमारे साथ पढ़ते थे, को एजुकेशन थी, बड़े खुश थे कि चलो भैया पढ़ाई से छुट्टी मिली। मेरा मन उदास था कि अरे यार पढ़ाई से छुट्टी मिली, अब क्या करें, मुझे तो पढ़ते ही जाना था। खैर घर पहुँचे तो मैंने फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। उसके लिए थोड़े, देखिए हर चीज़ में पॉलिटिक्स चलती है, आपको वो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं जिसमें स्कोरिंग हो। तो बोले इंटरनेशनल लॉ लो, उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। हमने कहा पापा हम लॉ करेंगे। हमने कहा वो तो मैं पढ़ा दूंगा। कि नहीं आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम तो यूनिवर्सिटी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे अपने और 3 बेटों को पढ़ाना है, तुम लिख लोगी यूनिवर्सिटी हॉस्टल से। हाँ बाय द वे मेरी पढ़ाई हॉस्टल में रह के हुई। अब तो फादर ने कहा अब तुम निकलो तो उस खर्चे से मैं अपने दूसरे बेटे को भेजूंगा। लड़कों का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है उस ज़माने में। भले ही आप आईएएस बना दे बेटी को, लेकिन करियर लड़की का ज़्यादा ज़रूरी होता है, लड़की का नहीं। बड़े मैंने कहा अच्छा, मेरा देखिए भगवान मदद करता है, अल्लाह हमेशा ऊपर से। हम बैठे सोच रहे थे क्या करें, लड़ाई चल रही थी फादर के साथ कि ये क्या बात हुई, हमें तो हमेशा स्कॉलरशिप मिला, आपने हम पे खर्चे ही कब किया जो आप खर्चे की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा बेटा बात वो नहीं है, तुमने नहीं किया, लेकिन मेरे पास जब पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। खैर वहाँ हम बैठे थे और हमारे फादर के पुराने एक वकील साहब के बेटे जो खुद वकील थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो उनको मिलने आए। एक कि जज साहब आए हैं तो चलो दुआ सलाम नमस्ते हो जाए, ठीक है। हाँ बाय द वे मेरी माँ नहीं थी, जब मैं 15 साल की थी तो वो गुजर गई थी। तो फादर की कोशिश ये होती थी कि अंदर जो नौकर चाकर हैं मैं उधर ना जाऊँ। जज थे, उनको पता था कि नौकर चाकर सही लोग नहीं होते, तो वो हमेशा अपने पास बिठा के रखते थे। कोई गेस्ट आए, कुछ आए, पास बिठाया। और जैसा कि एक हर फादर की या मदर होती तो शायद उनकी भी वो होती है कोशिश अपने बच्चों की तारीफ करना।
और मेरी बेटी फर्स्ट आती है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये है वो है एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा तो जैसा भी अब क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा नहीं एमए करके आई है, अब आजकल मेरे से लड़ाई कर रही है कि मुझे लॉ करना है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी भेजना नहीं अफोर्ड कर सकता। डे स्कॉलर होती तो बात दूसरी थी, हॉस्टल में नहीं। उनकी आंखों में चमक आई और बोले कमाल है जज साहब, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ आप खुश हो जाएंगे। क्या? तो देखिए उस जमाने में 70s तक कॉमर्स और लॉ ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो कि या तो इवनिंग क्लास होती थी या अर्ली मॉर्निंग क्लास होती थी, और सारे थर्ड डिविजनर या लोअर सेकंड डिविजनर जाते थे। ये वो सब्जेक्ट होते थे जो फालतू लोग करते थे। अच्छे खासे ज़हीन लोग तो या तो पीएचडी करते थे या कोई आईएएस। बोले नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि हम एक लॉ कॉलेज बनाएंगे, एक अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे और जिसमें सिर्फ हाई सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होंगे और उनको ल्योर करने के लिए हम स्कॉलरशिप देंगे। तो आपको खर्चे की जरूर फिक्र ना करें, इनको तो हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके, पिछली मार्कशीट देख करके इनको तो हम वैसे ही पूरा खर्चे के साथ ले जाएंगे। अब बोलिए, मेरे पापा जो उदास थे मेरे से झगड़ा करने की वजह से, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं बेटी का मन नहीं रख रहा हूँ, वो खुश हो गए। एक हफ्ते के अंदर वो खुद जाकर के मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉ में दाखिला करा रहा है मेरा। तो ये मेरी खुशकिस्मती। तो आपने लॉ किया? हाँ, अच्छा। लॉ किया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लड़कियां चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे टॉप कर जाए। मेरे भाइयों के नंबर मुझसे कम आते थे फर्स्ट क्लास वो भी। तो आपने फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की? अरे वही तो बता रही हूँ, प्रैक्टिस कैसे करती। सबसे पहले तो मुझे प्रैक्टिस को छोड़ो, आईएएस के लिए बैठना था। लेकिन जहां लड़की ने 19 क्रॉस किया, 20 को टच किया, पहले तो उसकी शादी हो जानी चाहिए, वरना उम्र निकल गई। अरे भाई पापा मुझे बैठने तो दो, एग्जाम में 2-3 साल रुक जाओ, मुझे प्रैक्टिस। बोले नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं करने दूंगा, क्योंकि जज थे, वकीलों की क्या जरूरत थी, खासकर लेडी वकील हो तो कैसे कैसे भद्दे सवाल लोग पूछते हैं, वो तुम नहीं करोगी। अच्छा जी, मेरे डीन बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रोफेसर बना देंगे। कहते हैं हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो तुम शादी के बाद कर सकती हो। रही उसकी बात आईएएस बनने की, वो भी शादी के बाद करना। पापा शादी के बाद कौन करने देता है? नहीं नहीं नहीं, ये हम शर्त रख देंगे। और पकड़ धकड़ के उन्होंने हमारी शादी कर दी। और उसके बाद कह दिया कि नहीं 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 नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे आपने तो कहा था। वो तो हमने झूठ बोला था। इमेजिन, लोग खुलेआम ऐसी बात कहते थे कि वो तो हमने झूठ बोला था, वरना जैसा बात करें। अब सवाल ये कि लड़कियों में एक कल्चर होती है कि जो हो गया तो हो गया। आप अपने ससुराल बुजुर्गों से झगड़ा नहीं करते कि झूठ क्यों बोला था। बोला तो था, लेकिन हम छोटे हैं, हम क्या कहें उनसे, और शादी तो हो ही गई। वो भी जमाना नहीं था कि शादी, आजकल तो तीसरे महीने लोग डिवोर्स दे देते हैं। हमने तो निभाई, अब तक निभाई क्योंकि नहीं होता था उस जमाने में। तो वो मायूसी रही, वो दर्द रहा। सुधा जी, आपसे बातचीत का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा और आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हमारे सामने आए। और अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने कलाम की कुछ गज़लें, नज़में जो आपको पसंद हो वो हमारे नाजरीन के लिए पेश करें और हमें उससे महसूस होने का मौका दें। एक मतला एक शेर पेश खिदमत अर्ज किया है। दिल से दिल का रास्ता हो ये जरूरी तो नहीं, दिल से दिल का रास्ता हो ये जरूरी तो नहीं, रस्म उल्फत भी अदा हो ये जरूरी तो नहीं, जो जला गुलशन जलेगा आशियां भी साथ साथ, जो जला गुलशन जलेगा आशियां भी साथ साथ, बर्क हमसे ही खफा हो ये जरूरी तो नहीं, हमने जो ये हिज्र के पल पल सहे दिल पर अजाब, इसका तुमको भी पता हो ये जरूरी तो नहीं, यूं तो है हर चीज पर हर आदमी का हक मगर, यूं तो है हर चीज पर हर आदमी का हक मगर,
हक हर किसी को हक मिला हो ये जरूरी बिल्कुल। नहीं। अच्छा। हमको जीना ही नहीं आया तो क्या मर जाए हम। अब कबूल अपनी दुआ हो ये जरूरी तो नहीं। अच्छा गाना, अच्छा गाना, हाँ सुलू के सख्त से कोई गिला हमको नहीं। बहुत अच्छा। हाँ सुलू के सख्त से कोई गिला हमको नहीं। सख्त हर एक बेवफा हो ये जरूरी नहीं। आ गए हो तुम बुलाने है बहुत इतना मगर। आ गए हो तुम बुलाने है बहुत इतना मगर। तय मुसलसल फासला हो ये जरूरी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक और गजल है, एक मतलब एक शेर। है इश्क जताने में जरा देर लगेगी। है इश्क जताने में जरा देर लगेगी। दिलबर को मनाने में जरा देर लगेगी। मंजिल का भला क्या है मुझे जाएगी मिल ही। मंजिल का भला क्या है मुझे जाएगी मिल ही। बस राह बनाने में जरा देर लगेगी। दुश्मन को हर एक जंग में दी मात हमी ने। दुश्मन को हर एक जंग में दी मात हमी ने। अपनों को हराने में जरा देर लगेगी। दुश्मन को हर एक जंग में दी मात हमी ने। अपनों को हराने में जरा देर लगेगी। तदबीर किए जाएंगे हम आखिरी दम तक। तकदीर सजाने में जरा देर लगेगी। ख्वाबों को मेरे ख्वाब ही रहने दो मेरे दोस्त। ख्वाबों को मेरे ख्वाब ही रहने दो मेरे दोस्त। ताबीर को पाने में जरा देर लगेगी। दरवाजा ए जिंदा हो खुला तो खुला खुद ही मगर अब। दरवाजा ए जिंदा तो खुला खुद ही मगर अब। जंजीर हटाने में जरा देर लगेगी। फिर से सुनाइए, नो करो, अच्छा शेर। दरवाजा ए जिंदा तो खुला खुद ही मगर अब। जंजीर हटाने में जरा देर लगेगी। गहरा है मगर जख्म ये भर जाएगा जल्दी। गहरा है मगर जख्म ये भर जाएगा जल्दी। बस दाग छुड़ाने में जरा देर लगेगी। रस्ते में नशे वो फराज आएंगे पैगम। जिससे उसे आने में जरा देर लगेगी। या यूं कहिए कि रस्ते में नशे वो फराज आएंगे पैगम। महबूब को आने में जरा देर लगेगी। सुनी है लहद क्योंकि मैं जिंदा हूं अभी तक। सुनी है लहद क्योंकि मैं जिंदा हूं अभी तक। तस्वीर लगाने में जरा देर लगेगी। एक और गजल है दूसरे उसकी। जब से अपने दरमियां कुछ फासला होने लगा। जब से अपने दरमियां कुछ फासला होने लगा। दश्त तन्हाई का फिर दिल में हरा होने लगा। दूर तक कोई नहीं है पेड़ मेरे पाँव में। दूर तक कोई नहीं है पेड़ मेरे पाँव में। धूप की शिद्दत से पैदा आबला होने लगा। दोस्ती की हर कदम पर जब निभाई हमने रस्म। कारगर क्यों नफरतों का सिलसिला होने लगा। फूल मुरझाए हैं चिड़ियों का चहकना बंद है। फूल मुरझाए हैं चिड़ियों का चहकना बंद है। भरे गुलशन में ये कैसा हादसा होने लगा। हो रहे हैं दोस्त रुखसत एक एक करके सभी। ये हमारी उम्र में यही हो रहा है। हो रहे हैं दोस्त रुखसत एक एक करके सभी। इस तरह घर से मेरे सुख लापता होने लगा। किस लिए इतना तशद्दुद और इतना वहशीपन। किस लिए इतना तशद्दुद और इतना वहशीपन। किस तरह ये शहर मेरा करबला होने लगा। दिल के भीतर भी तलातुम और पानी आंखों में। दिल के भीतर भी तलातुम और पानी आंख में।
हमको बस तिनके का ही अब आसरा होने लगा। ख्वाहिशें ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं। ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं, जाया बेकार वक्त करती हैं। जिंदगी अब वहां नहीं रहती जिस जगह खुशियां रक्स करती हैं। ख्वाहिशों से कहो भुला दे हमें, ख्वाहिशों से कहो भुला दे हमें, दिल में मायूसियां गरजती हैं। मौसम चश्म बदलता ही नहीं, यास की बदलियां बरसती हैं। बहुत मौसम चश्म बदलता ही नहीं, यास की बदलियां बरसती हैं। रिश्ता उम्मीद का था टूट गया, रिश्ता उम्मीद का था टूट गया। हसरतें बस यूं ही मचलती हैं। अब यहाँ कौन आने वाला है, कैसी हैं आहटें जो चलती हैं। आरज़ू हसरतें तमन्नाएं, आरज़ू हसरतें तमन्नाएं दिल की जानिब से जब गुजरती हैं। एक सन्नाटा घेर लेता है, मंजिलें रास्ता बदलती है। क्या करूं इन हजारों ख्वाहिशों का, जीने भी नहीं देती न मरती हैं। जाने क्यों दिल में शबो रोज मेरे चाहतों की चिताएं जलती हैं। जिंदगी अब वहां नहीं रहती जिस जगह खुशियां रक्स करती हैं। ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं। बहुत खूब। Shattered, इसका टाइटल है Shattered. I am an abandoned book. I am an abandoned book no one so far has read. A faint cry came from a nook where books were kept spread. I walked up to there gingerly. The book had brittle pages which had turned yellow. They have been in dark since ages. Tenderly and carefully I picked it from the shelf. Lo, behold, mirrored in it, I found my own self. Some poems and some stories were there in wounded words. Some teardrops, some sighs were splattered with blood. Some poems and some stories were there in wounded words. Some teardrops, some sighs were splattered with blood. It crumbled with my touch, fell, scattered on the floor. No one could now restore it and make it as before. Unopened, uncared for, and filled with silver fish, lies a diary shrouded in unread, unfulfilled wish. नाज़रीन, सुधा जी का पैगाम है कि सपने ज़रूर देखें, ख्वाब ज़रूर देखें, ड्रीम ज़रूर देखें, और अगर उसमें आप सच्चाई है तो वो ज़रूर पूरे होंगे। इस बात पर भरोसा रखें। खुश रहें।